सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो देखो, ये जो है इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं क्या चीज़। हम लोग ये जानने वाले हैं कि भूमि क्या होता है। देखो, अगर भूमि नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगा, तो हम लोग घर कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग स्कूल कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग हॉस्पिटल कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग और भी तरह का चीज़ जो भी होता है, फैक्ट्री वगैरह, वो कहाँ पर लगाएंगे अगर भूमि नहीं होगा तो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दो बच्चे की कहानी दी गई है। पहला दिया गया है माम्बा और दूसरा है पीटर। ठीक है। तो माम्बा जो है वो अफ्रीका के एक छोटे गांव में रहती है। माम्बा जो है वो पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है और उसे जो है बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, और कुछ घंटे के बाद वो वहाँ पर से लौटती है पानी लेकर। उसके बाद वो क्या करती है, अपने माँ के साथ अपने जो भी घर में काम होता है उसमें अपनी माँ का हेल्प करती है, और अपने भाई के साथ जो है वो क्या करती है, भाई के साथ मिलकर तो बकरी का देखभाल करने में भाई की मदद करती है। उसका जो पूरा परिवार है वो क्या करता है, वो पास ही उनकी क्या है, तो झोपड़ी में जो है उसके जो है उसके परिवार के पास जो है उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर क्या है, तो चट्टान की भूमि है। ठीक है, चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा का जो पापा है, माम्बा के जो पापा हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो क्या करते हैं, तो कुछ ही मक्का और सेम उगा पाते हैं। फिर भी क्या है, तो फिर भी यह जो है उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो है उसके परिवार के लिए साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, मतलब साल भर खाने के लिए ये जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। अब दूसरा आता है पीटर। पीटर क्या है, तो पीटर जो है वो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ पर उसका परिवार जो है वो ऊन प्रक्रम कारखाना जो है चलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, तो भेड़ से जो है वो ऊन निकालने का काम करता है। आपने देखा होगा ना, भेड़ में एक कार्टून आता था पहले, सॉन द सीप। किसी ने देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो सीप रहता था, जो भेड़ रहता था, उससे ऊन निकाला जाता था। तो पीटर के परिवार भी वही करते हैं। रोज़ ये क्या करता है, रोज़ जब पीटर जो है स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ जो है एक बाड़ा कुछ दूरी पर, भेड़ों का बाड़ा जो है जहाँ पर भेड़ रहते हैं, वो कुछ दूरी पर पहाड़ के लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ से लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान है जहाँ पर उसके भेड़ों का बाड़ा है, जहाँ पर वो भेड़ रहते हैं। वहाँ क्या है, तो वहाँ पर जो है वो न्यूनतम प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज़ करते हैं और एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रवर्धन किया जाता है। पीटर का परिवार जो है वो जैविक कृषि द्वारा सब्जी उगाता है। पीटर का परिवार क्या करता है, तो जैविक कृषि के द्वारा अपना जो भी सब्जी वगैरह होता है उसे उगाता है। तो माम्बा और पीटर जो है वो विश्व के दो अलग अलग भागों में रहते हैं। एक कहाँ पर रहते हैं, तो एक अफ्रीका में रहते हैं, और दूसरा रहता है कहाँ पर, तो दूसरा रहता है न्यूजीलैंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है। और इन दोनों का जो ज़िंदगी है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इन दोनों की ज़िंदगी में अंतर है। यह जो अंतर है यह किसके कारण है, तो यह भूमि की गुणवत्ता, जैसे कि मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग से भिन्नता के कारण हो सकते हैं। किस किस चीज़ से, तो मृदा मतलब क्या हो गया, मिट्टी से। उसके बाद जल से, प्रकृति वनस्पति क्या हो गया, जैसे कि जो भी प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, और जितने भी प्राणी हैं और जो भी जितने तरह की टेक्नोलॉजी है उससे जो है इसकी ज़िंदगी जो है दोनों की बिल्कुल अलग है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण जो है इस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है। क्या है, तो संसाधन की उपलब्धता के कारण जो है वो दोनों की ज़िंदगी जो है वो अलग अलग है। अब पहला चीज़ आता है हमारा, सबसे पहले आता है भूमि। भूमि मतलब क्या हो गया, भूमि मतलब हो गया लैंड, LAND, लैंड। ठीक है, भूमि मतलब क्या हो गया, लैंड। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि जो है
वो शामिल है। ठीक है, भूमि क्या है तो एक प्राकृतिक संसाधन है, ये जो है भगवान के द्वारा ही बनाया गया ना, हम लोग थोड़ी बना सकते हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी कर सकते कि हम लोग जमीन का निर्माण कर सकते हैं, फैक्ट्री में तो जमीन बनता नहीं है। तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग जो है वो क्या है, वो भूमि है। ठीक है, जितना भी मतलब पूरा जो अर्थ है उसमें जो 30% भाग है वो भूमि है, बाकी का जो 70% है वो क्या है तो वह पानी है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत जो है इसमें भी सभी भाग जो है वो आवास योग्य नहीं है, रहने लायक जो है वो नहीं है। लेकिन क्या है कि भूमि और जलवायु के भिन्न लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है वह असमान पाया जाता है। ठीक है, कहीं पर जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या होता है, कहीं पर बहुत कम होता है। आप जैसे देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, एशिया में सबसे बड़ा देश, एशिया क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन है तो रसिया है। लेकिन वहां पर जनसंख्या उतना ज्यादा नहीं है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है तो पहले था चाइना, और अभी कौन हो गया है तो हमारा देश भारत हो गया है। ठीक है, तो ये जनसंख्या के कारण जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब देखो उबड़ खाबड़ स्थलाकृत, उबड़ खाबड़ क्या हो गया, जैसे ऊंचा नीचा रहता है ना जमीन, और स्थलाकृत मतलब स्थल जहाँ रहने लायक हो, और पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र जो है, निम्न क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र जो है वो सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक है, ये सब जितने भी मरुस्थल क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है वो बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखो, उर्वरक मैदान और नदी घाटिया में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। जो मैदान हो गया और जो नदी किनारे है वहां पर क्या है तो भूमि जो है वो कृषि के लिए उपलब्ध है, उपयोग में है। इसलिए ये स्थान जो है वो विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो लोग बसे हुए हैं। अब देखो भूमि का उपयोग क्या होता है, भूमि के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब भूमि का उपयोग क्या होता है, जमीन आखिर में हम लोग लैंड का यूज क्या करते हैं, लैंड जो होता है उसका हम लोग यूज क्या करते हैं। ठीक है, तो भूमि का उपयोग जो है वो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, पहला हमारा हो गया कृषि, उसके बाद वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना करना। ठीक है, सड़क भी, रोड भी किस पे बनता है तो जमीन पर ही बनता है। उद्योग फैक्ट्रीज वगैरह जो लगता है वो कहाँ पर लगता है तो जमीन पर ही लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भूमि उपयोग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। आप क्या है, अब देखो क्या आता है, भूमि का उपयोग जो है वो भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक क्या हो गया, जैसे कि स्थलाकृत मतलब रहने लायक कैसा जमीन है, उसके बाद मृदा मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, जलवायु मतलब क्या हो गया कि मौसम वगैरह वहाँ पर कैसा कैसा रहता है, खनिज वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, और वहाँ पर जल की उपलब्धता है कि नहीं है, चांद पर लोग जाके क्यों नहीं रहते हैं, धरती पर क्यों रहते हैं, मार्स पर क्यों नहीं रहते हैं, अर्थ पे क्यों रहते हैं। तो इस सब चीज जो है, इस ये जितने भी चीज हैं, जलवायु, मृदा, ये सब चीज पर निर्भर करता है। अब देखो, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है, जनसंख्या और टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी हो गया, उससे भूमि का उपयोग किया जाता है। देखो, जो मार्केट वाला क्षेत्र रहता है वहां पर भूमि का जो है, जो जमीन रहता है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर मार्केट बना हुआ है, वहां पर जो है टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा है, और वहां पर उद्योग है, वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह लगा हुआ है। इसीलिए वो जो भूमि है उसके आसपास जनसंख्या भी बहुत अधिक रहती है। और यही तुम अगर जंगल में चले जाओ तो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, आदिवासी लोग ही कुछ कुछ रहते हैं, या फिर जंगली जानवर रहते हैं। अब देखो, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो दो भागों में, एक हो गया निजी भूमि और दूसरा हो गया सामुदायिक भूमि। ठीक है, निजी भूमि क्या हो गया, अब जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो तो वो तुम्हारा निजी भूमि हो गया। अब तुम कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हो, सरकारी स्कूल जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, सामुदायिक भूमि हो गया। कॉलेज जा रहे हो वो सामुदायिक भूमि हो गया। या फिर तुम कोई स्टेडियम जा रहे हो वो सामुदायिक भूमि हो गया। या फिर तुम किसी मंदिर जा रहे हो तो वो सामुदायिक भूमि हो गया। ठीक है, अब देखो, निजी भूमि जो है
वो व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। निजी भूमि, अब तुम्हारा घर है तो यार तुम ही ना, तुम अपने घर के मालिक रहोगे, या तो तुम्हारे पापा रहेंगे, या तुम्हारे दादाजी रहेंगे, या तुम्हारी मम्मी रहेगी, तुम्हारी दादी रहेगी, कोई भी है, तो जो जिसका जमीन रहता है, जिसका घर रहता है, वो खुद का मालिक खुद रहता है। जबकि सामुदायिक भूमि में जो है, वो भूमि किसका मालिक कौन रहता है, तो समुदाय रहता है। भूमि का स्वामित्व किसके पास रहता है, तो पूरे समुदाय के, पूरे समाज का रहता है। सामान्य रूप से जो है इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब जैसे किसी का शादी होने वाला है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पे टेंट लगा दिया जाता है। अब किसी की कुछ भी है, तो वहां पर अगर कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई बाबा आने वाले हैं वहां पे भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो वहां पर टेंट लगा दिया जाता है। अब वहां पर अगर देखो पशु चराना है, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, पशुओं को छोड़ दिया जाता है, गाय को, उसके बाद फिर भैंस को, बकरी को वहां पर छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। जैसे वहां पर क्या क्या लगाया जा सकता है, तो वहां पर आपका नल लगा दिया जाता है, बहुत तरह का चीज लगा दिया जाता है। ठीक है। तो इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है, तो सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब देखो, जनसंख्या और उनकी मांग जो है वो हमेशा बढ़ती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है वो क्या है, सीमित है। जनसंख्या देखो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज 140 करोड़ है, कल हो सकता है 200 करोड़ हो जाए, कल हो सकता है 210 करोड़ हो जाए, कल मतलब कहने का मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा हो सकता है, तो बढ़ सकता है। लेकिन जमीन का जो क्षेत्र है वो नहीं ना बढ़ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ में जितना जमीन है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, वैसा तो नहीं हो सकता ना। 30% भूमि है तो 30% ही रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग 50% कर देंगे या 100% कर देंगे। तो भूमि का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो सीमित है। लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अब देखो स्थान के अनुसार जो है वो भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। स्थान के अनुसार जो भी जगह है उसके अनुसार से भूमि का गुणवत्ता जो होता है, भूमि का जो गुणवत्ता रहता है उसमें अंतर होता है। मार्केट प्लेस है तो भूमि का अलग यूज किया जाएगा, अगर रहने लायक है तो उसका अलग यूज किया जाएगा। ठीक है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है। वह जो सामुदायिक क्षेत्र है वहां पर तुम देखते हो सब्जी मंडी वगैरह लग जाता है, कोई अगर मार्केट प्लेस है, कोई रोड की साइड है, फुटपाथ है, वो क्या है, सामुदायिक क्षेत्र है ना। तो वहां पर लोग सब्जी फल वगैरह लगा के बेचते हैं। ठीक है। और उसी के साथ साथ नगर बनाने के लिए लोग जो है नगरीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो घर बना रहे हैं। जहां पर लोग रहते हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि किया जा रहा है, वहां पर खेती किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, तो आज के समय में जो है वो भूमि उपयोग में क्या हो रहा है, भूमि में जो परिवर्तन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को ये चीज दर्शाता है। अभी के समय में क्या हो रहा है, अभी के समय में कृषि और निर्माण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, इसके लिए, इसके प्रसार के लिए क्या क्या कारण है, तो इसके प्रसार के निम्न कारण है। कौन कौन से, तो भूस्खलन, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे मृदा कटाई होता है ना, मृदा पानी आता है, मृदा बह जाता है, वो सब हो सकता है। मरुस्थलीय, उस मरुस्थलीयकरण, उसके बाद पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है। अभी के जो भूमि का उपयोग किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी जो है, जितने भी चीज हैं उससे क्या हो रहा है, तो भूमि के लिए ये सब चीज जो है वो खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये टोटल जो मतलब पिक्चर दिया हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें क्या दर्शा रहा है कि जगह देखो सेम है, जगह देखो सेम है। ये से रोड जा रहा है ना, एक सेकेंड में मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ। तो देखो ये जो रोड है, इधर से लोग जो जा रहे हैं, और इसमें भी देखो सेम रोड है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये मान लो तुम अगर मान लो 50 साल पहले का है, ठीक है, तो 50 साल पहले इस तरह था। उसके बाद आने वाले समय में आज से 25 साल पहले ऐसा हुआ, फिर मान लो आज से 10 साल पहले ऐसा था, और अभी कैसा है, तो अभी कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो इसमें हमें क्या दर्शा रहा है, इसमें हमें क्या बता रहा है कि भूमि उपयोग जो है वो समय के साथ जो है वो परिवर्तित होता रहता है। समय कौन, अब वो समय रहना नहीं, इंडिया गोट लेटेंट वाला समय रहना नहीं, समझ लेना। समय मतलब हो गया टाइम।
तो टाइम के साथ जो है वो भूमि का उपयोग में जो है वो परिवर्तन होते रहता है। अब देखो भूमि संसाधन का संरक्षण, अब क्या आता है भूमि संसाधन का संरक्षण। तो जैसे जैसे देखो जनसंख्या बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, तो जो भी कृषि योग्य भूमि था जहां पर खेती होता था उसको क्या कर रहा है, तो खेत को जो है खेत में क्या कर रहा है आदमी, खेत में जो है प्लॉटिंग कर रहा है। अब जैसे देखो ये खेत है, ये मान लो 1 एकड़ का खेत है, तो इसमें प्लॉटिंग करके आदमी क्या कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है जमीन को बेच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है वो भूमि का जो है बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। कृषि योग्य जो भूमि है उसका जो है बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, क्योंकि जमीन लोग बेच दे रहा है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक्स का घर है, यहाँ पर वाई का घर है, यहाँ पर डब्लू का घर है, यहाँ पर सी का घर है, यहाँ पर डी का घर है। तो ये पहले क्या था, ये पहले खेत था, और अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो अब यहाँ पर सबको अपना टुकड़ा टुकड़ा में जमीन बेचकर अब क्या कर दिया, तो कृषि योग्य जो भूमि था उसको बदल दिया गया रहने लायक भूमि में। तो इससे क्या हुआ, कृषि योग्य भूमि का जो है वो बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे क्या हुआ, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसका खत्म होने का जो है डर पैदा हो रहा है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। ये सब चीज जो हो रहा है इसको अवश्य ही रोकना चाहिए। इसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो अब इसको तो हम रोक नहीं ना सकते। अब यहाँ पर अब सी है, डी है, ई है, एफ है, जिसका भी घर है इसको तो हम भगा नहीं सकते हैं कि चल जाओ यार यहाँ से। लेकिन कुछ चीज कर सकते हैं, जैसे जो जमीन बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो का रोपण कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद भूमि का उदार रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। ये सब चीज क्या है, तो भूमि संरक्षण के लिए कुछ जो है वो सामान्य तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ा। अब हमारा आता है मृदा। मृदा मने क्या हो गया, मृदा मने हो गया मिट्टी। क्या हो गया, मिट्टी। बचपन में हम लोग खेलते थे ना, मिट्टी से खिलौना बना लेते थे। कभी कभी मिट्टी से हम लोग कुछ कुछ बच्चे देखा होगा आपने जो मिट्टी खाता है। बचपन में बहुत से बच्चे मिट्टी खाते होंगे, शायद से आप भी खाते होंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मृदा के बारे में। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दाने दाने कण के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो भी जैसे पृथ्वी है, जो जमीन है, उस पर जो छोटे छोटे कण होते हैं दाने दाने टाइप में, वो क्या कहलाता है, वो मृदा कहलाता है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। यह भूमि से क्या होती है, तो बहुत नजदीक से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो स्थल के जो रूप होते हैं। अब जैसे देखो अगर मान लो जमीन कोड़ता जाए, जमीन कोड़ता तो जाए, तो जहां पर जो स्थल होता है, जैसे हम लोग ये करते हैं ना, खुदाई करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर स्थल है और कितना ऊपर तक कौन कौन सा मृदा है, तो इसे हमें पता चल जाता है। अब देखो मृदा निर्माण जो है वो चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण किसके किससे 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 होता है बाबू, तो मृदा का निर्माण जो है वो चट्टान से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ और साथ साथ किससे होता है, तो साथ साथ भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। यह जो है वह अपक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक है, ये क्या होती है, तो अपक्ष प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब देखो अपक्ष माने क्या होता है, तो अपक्ष मतलब होता है तापमान परिवर्तन। जब भी देखो मौसम वगैरह चेंज होता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाता है, उसके बाद तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। ठीक है, इससे क्या होता है, तो जो भी हम लोग चीज करते हैं, जो भी क्रियाकलाप वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है, तो कुछ चीज जो है, कुछ अनावृत सेल जो है वो टूट जाती है, और जिससे क्या होता है, तो क्षय होता है। यही हमारा इससे क्या होता है, तो भूमि का निर्माण होता है, ये मिट्टी का निर्माण होता है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि खेत में क्या होता है, तो खेत में बहुत से लोग खाद वगैरह डालते हैं। तो जो भी खनिज होता है मिट्टी में जो पाया जाता है, उससे क्या होता है, उसका अगर सही तरीके से मिश्रण होता है, तब ही क्या कहलाता है, तो तब ही जो है मिट्टी वो सही से उपजाऊ होता है। ठीक है,
अब देखो ये जो है, ये चीज को हम लोग थोड़े लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जहां हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये छोटकू सा बॉक्स दिया है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। 1 सेंटीमीटर का जो मिट्टी रहता है, ऊपरी परत जो रहता है, उसको बनने में लगभग 100 साल से ज्यादा लग जाता है। ठीक है। अब देखो ये जो है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है कि जमीन से स्टार्ट होकर उस जगह तक पहुंचना जहां पर क्या हो, चट्टान का रूप हो, वो कहलाता है परिच्छेदिका। तो सबसे पहले देखो ऊपर में होता है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब क्या होता है? ह्यूमस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई भी कचरा डालते हैं जमीन पे, तो वो क्या होता है, वो विघटित हो जाता है। विघटित मतलब वो गल सड़ के मिट्टी में मिल जाता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस, और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। उसके बाद पाया जाता है बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा। ये जो है ये क्या हो गया, बालू, गाद, क्ले और उपमृदा। ठीक है। उसके बाद आता है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ क्या होता है? अपक्षयित मतलब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अनुसार क्या होता है, तो उसके अनुसार जो है देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तापमान परिवर्तन के कारण क्या होता है, तो ये जो है वो टूटने लगता है। ठीक है। ये क्या होने लगता है, तो सेलों में टूटने लगता है। उसके नीचे आता है जनक चट्टाने। उसके नीचे क्या आता है, तो जनक चट्टाने। तो इसे टोटल जो है 4 भागों में बांट दिया गया है। अब देखो, अब जो यहाँ पर हमारा है भूस्खलन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब देखो, जब मिट्टी गिरने लगता है, जब कहीं से मिट्टी गिरने लगता है, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मिट्टी जो है ये कट के गिर रहा है। ठीक है। मिट्टी क्या हो रहा है, तो कट के गिर रहा है। तो जब मिट्टी कट कर गिरने लगता है तो वो कहलाता है हमारा भूस्खलन। ठीक है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के विरहित संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय कब होता है, तो ये होता है भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर, और ज्वालामुखी के साथ ये क्या होता है, तो घटित होने लगता है। ये ज्वालामुखी के साथ ही बहने लगता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। इससे क्या होता है, तो लैंड स्लाइड होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड स्लाइड। तो इससे जो है लैंड स्लाइड होने लगता है। यह नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध मतलब क्या हो गया, अवरुद्ध का मतलब होता है रोक देना। ठीक है। इससे क्या होता है, नदी का प्रभाव जो है कुछ समय के लिए रुक जाता है। नदी जो है अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से क्या होता है, तो निचली घाटी के आवासों का क्या होता है, पूरी तरह से विध्वंस हो जाता है। जो नीचे में जो आवास रहता है, नीचे में जो घर रहता है, अब यहाँ पर जो घर है ये मिट्टी बह कर आएगा तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर जो घर है उसको नुकसान पहुंचा देगा। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य रूप से और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। ये क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। आपदा क्या होता है, जब जैसे कुछ होता है ना, जैसे भूकंप आया तो आपदा हो गया, तो उसी तरह का जब भी संकट होती है तो आपदा कहलाता है। तो ये क्या होता है, आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को क्या करता है, आघात पहुंचाती है। इससे क्या होता है, जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और चिंता का ये एक मुख्य विषय बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एक वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के बारे में बताया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेंग रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण क्या हुआ था, राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान और तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। हिंदुस्तान और तिब्बत का जो सड़क था वो 200 मीटर तक लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पूरी तरह से जो है वो रास्ता खराब हो गया था। यह जो भूस्खलन हुआ था, जो लैंड स्लाइड हुआ था, इससे क्या हुआ, तो पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। ये कब कैसे हुआ था, तो जब वहां पर बहुत ज्यादा विस्फोटक हुआ था, कोई बम वम बजाड़ा गया होगा या फिर ज्वालामुखी फटा होगा, जिसके कारण ही हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र जो है वो नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास क्षेत्र जो है वो क्षति पहुंच गई। गांव और आसपास के जो भी क्षेत्र थे उसको क्षति पहुंचने लगी। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली
करा दिया गया था। जब ये संकट आई थी तो वो गांव को क्या किया गया था, तो पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। अब देखो क्या हुआ, तो अब जब वैज्ञानिक हैं तो उनसे हमें पता चला कि इस चीज को जो है, इस चीज को समझने का हमको शक्ति मिला कि आखिर में ये चीज जो है वो उत्पन्न कैसे होता है, इसका कारक क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका जो है प्रबंध कैसे किया जा सकता है और इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट बताया गया है, जिसको अभी हम लोग जानते हैं। तो भूस्खलन जो होता है वो प्रभावी क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है, इससे प्रभावित होने वाले जो भी स्थान है उसके बारे में बताता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जिस जगह पर ऐसा होता है उस जगह पर क्या किया जा सकता है, तो उस जगह पे घर वर नहीं बनाया जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है प्रतिधारी दीवार बना दिया गया है, यहाँ पर सड़क है और इधर प्रतिधारी दीवार बना दिया गया है ताकि इधर से मिट्टी जो है वो सड़क के रोड पर ना आ जाए। ठीक है, अब देखो भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वनस्पति आवरण में वृद्धि कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट आता है कि सतही अफवाह और झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिशिला को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय किया जाता है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, तो पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण का जो है उपाय किया जाता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मृदा को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है, यानी मिट्टी को कौन कौन सा चीज जो है वो प्रभावित कर सकता है। तो पहला हो गया जनक सेल, रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म। मिट्टी का अलग अलग रंग होता है, कहीं पे काला होता है, कहीं पे लाल होता है। और रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा, साथ साथ पारगम्यता को निर्धारित करती है। इससे क्या होता है, तो इससे इस सब चीज से मिट्टी जो है, मृदा को क्या किया होता है, तो प्रभावित होता है मृदा। और देखो ऊंचा ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जहां पर ऊंचाई रहता है, जिस जगह पर ऊंचाई रहता है, पहाड़ वगैरह रहता है, तो वहां से मिट्टी क्या होता है, बहने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, तो मृदा को वो प्रभावित कर सकता है। साथ साथ वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, तो ह्यूमस निर्माण का जो है वो दर प्रभावित हो सकता है। अगर कचरा फेंक दिया जाएगा, उसको विघटित नहीं कर पाएगा सूक्ष्म जीव, तो उससे भी क्या होगा, तो उससे भी मृदा प्रभावित होगा, क्योंकि वहां पर कचरा फैल जाएगा, बदबू फैलने लगेगा, मृदा जो है वो उससे प्रभावित हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि समय जो है, समय के साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है उससे क्या होता है, तो मृदा का जो परिच्छेदिका रहता है, ऊपर का भाग जो रहता है, उसकी मोटाई को ये निश्चित करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करता है। इन सब चीज जो है, ये सब चीज जो है वो मृदा को प्रभावित करता है। अब आता है मृदा निर्माण के कारक। कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे कि मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं जनक सेल। क्या कारक है मुख्य, तो जनक सेल, जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक। ठीक है, वहां पे क्या होता है, तो जलवायु का भी वजह से भी मृदा निर्माण के कारक हो सकते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक है स्थलाकृत जैव पदार्थ की भूमिका। जो जिस जगह पे स्थल जो जगह है, उस जगह पर जो पदार्थ पाए जाती हैं उसकी भूमिका से भी मृदा निर्माण का कारक होता है। ठीक है, और मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला समय, मृदा निर्माण होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, अलग अलग स्थान में ये अलग अलग हो सकता है। अब देखो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि आखिर में मृदा को बचाया कैसे जा सकता है, मिट्टी को बचाया कैसे जा सकता है, कौन से वो तरीके हैं जिससे मृदा को बचाया जा सकता है। तो मृदा अपवर्तन और क्षीणता से मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। पहला कौन सा, मृदा अपवर्तन, और दूसरा हो गया क्षीणता। मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं।
मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मानव की वजह से भी हम लोग भी जो है मिट्टी का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, मृदा का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी खतरा बढ़ सकता है। प्रकृति की वजह से भी खतरा बढ़ सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ से मृदा का क्या होता है? तो इन सब चीज़ों से मृदा के निम्नीकरण होते हैं। अब देखो क्या क्या आता है कि मृदा संरक्षण की कुछ विधियां क्या क्या हो सकती है। ठीक है, मृदा को संरक्षित करने के लिए, मृदा को बचाने के लिए वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला हो गया मलच बताना। ठीक है, पहला क्या हो गया? तो मलच बनाना। पौधे के बीच जो है वो अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है। पौधे के बीच क्या होती है? और भी जो अनावृत भूमि रहती है उस वो कौन चीज से ढक जाती है? तो जैव पदार्थ हो गया, जैसे कि घास फूस से ढक जाती है। इससे क्या होता है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इससे क्या होता है? मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मृदा की जो आर्द्रता रहती है, जो शक्ति रहती है, वो रुकी रहती है। पहला हो गया मलच बनाना। दूसरा हो गया वैदिक फार्म। दूसरा क्या हो गया? वैदिक फार्म। तो देखो चौड़ा समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढालों पर बनाई जाती है। वेदिका क्या होती है? तो वेदिका जो है वो तीव्र ढाल पर बनाई जाती है। जैसे देखो यहाँ पर है, ये क्या है? तो तीव्र ढाल, यहाँ से ढाल है ना ऊपर से, तो जहां पर ज्यादा ढाल होता है उस जगह पर वेदिका फार्म बनाई जाती है, ताकि इससे क्या हो सके? ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, इससे क्या हो सके? तो सपाट जगह पर फसल उगाने के लिए यह उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठ प्रभाव और मृदा अपवर्तन कम होता है। इससे मृदा जो अपवर्तन होता है वो कम होता है। मृदा जो बहाव होता है वो कम होता है मृदा का। ठीक है, अब आता है समोच्च रेखीय जुताई। इसमें क्या होता है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय के समांतर जुताई की जाती है। ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। ठीक है, इससे क्या होता है? तो ढाल से जो नीचे जल आती है वो क्या करता है? तो उससे होता है प्राकृतिक अवरोधक हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? तो प्राकृतिक अवरोधक हो जाती है। अब आता है हमारा रक्षक छक मेखलाएं। तो देखो जहां पर तटीय प्रदेश होता है और शुष्क प्रदेश, जहां पर मतलब क्या होता है? शुष्क प्रदेश, जहां पर उस जगह पर क्या किया जाता है? तो पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा हवा चलता है तो हवा का जो गति रहता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो देखो यहाँ पे ऐसे पेड़ लगाया गया है ना, तो पेड़ लगाया जाता है ताकि क्या हो सके? ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ताकि देखो अगर हवा चलेगा तो हवा में क्या होगा? हवा में मिट्टी उड़ेगा ना, धूल कण उड़ेगा ना, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो पेड़ पौधे लगा दिया जाता है। अब आता है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। क्या क्या चीज जो है उसे रोकती है? तो समोच्च रेखीय पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। किस किस चीज का उपयोग किया जाता है? पत्थर और घास का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? तो वहां पर खाई बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बाबू आता है चट्टानी बांध। अब क्या आता है? तो चट्टानी बांध। तो यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान से बांध दिया जाता है जिससे क्या हो सके? जल का प्रभाव जो है वो कम हो सके। ये नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। इससे क्या होता है? तो मृदा का क्षति जो है वो रुक जाता है। उसके बाद आता है बीज की फसल उगाना। जो बीज का फसल होता है उसको उगाना। तो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसल कतार में लगाए जाते हैं। ठीक है, देखो अगर फसल नहीं लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो इमेज दिया हुआ है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें क्या है? ऊपर से जब पानी यहाँ पे डाला जा रहा है तो इससे मिट्टी बहकर ये वाले जार में आ जा रहा है। लेकिन सेम इसमें देखो, इसमें पौधे वगैरह लगाया गया है, छोटा छोटा जो फसल का पौधा होता है उसे लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जब पानी डाला जा रहा है तो पानी क्या हो रहा है? तो पौधे में जो है वो
चला जा रहा है, जिससे कि मिट्टी जो है वो नाम मात्र का बह रहा है। इसमें देखो हल्का फल्का तुमको मिट्टी दिख रहा होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, तो फसल उगाए जाते हैं। अब देखो, अब बात क्या आती है कि वर्ष 1975 में मानव संसाधन के लिए जल की जो खपत थी वो 3,850 घन प्रति वर्ष थी। ये चीज याद रखना कि मानव का जो ये था जल उपयोगी था वो 1975 में कितना था, तो 3,850 घन किलोमीटर वर्ष थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, 2000 से जब 2000 ईस्वी आई, 2000, 2001, 2010, उसके बाद से कितना हो गया, तो 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। ठीक है, 6,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गई। अब हमारा आता है जल। अब हमारा क्या आता है, जल। तो जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय प्रकृति संसाधन क्या होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में जाना है। अगर नहीं पता है तो एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, वो संसाधन जो दोबारा से बन जाता है। ठीक है, अब देखो भूपृष्ठ की 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। 3/4, जैसे मान लो ये सर्कल है ना, तो ये सर्कल को मैं 4 हिस्से में बांट देता हूँ। 4 हिस्से में बांट दिया, तो 4 हिस्से में बांटा तो एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और ये एक हिस्सा, ये तीनों हिस्सा क्या है, जल से भरा पड़ा है। और ये हिस्सा जो है वो खाली है। किस चीज के लिए है, तो भूमि के लिए है। ठीक है, इसलिए इसे जो है वो जल ग्रह कहा जा सकता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले क्या था, तो ये सब चीज जो है वो महासागर से ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग में है। अभी क्या है, तो अभी जैसे पृथ्वी ये है, तो इसके 2/3 भाग में, मतलब समझ लो कि इतना जो है पूरा जल से भरा पड़ा है और इतना क्या है, जमीन है। ठीक है, जिसमें क्या है, तो पौधे और जंतु को ये सब चीज जो है मदद करता है। महासागर का जल जो है वो क्या होता है, लवणीय होता है। लवणीय मतलब क्या होता है, नमकीन। ठीक है, लवण होता है उसमें पाया जाता है, वो नमकीन की मात्रा उसमें होती है। और मानवीय उपयोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। हम लोग वो पानी पी नहीं सकते। हम लोग अगर पी लेंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, और अलवणीय जल जो है वो केवल 2.7 कितना है, तो 2.7 है। ठीक है, अलवणीय जो हम लोग पी सकते हैं, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, वो जल कितना है, तो 2.7 है। इसका भी लगभग 70% भाग जो है वो क्या है, तो बर्फ के चादर से ढका हुआ है। कहाँ कहाँ पे, तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में ये सब पाया जाता है। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण ये जो है वो मनुष्य के पहुंच से बाहर है, क्योंकि ये बर्फ जमा हुआ है, तो हम लोग वहां से बर्फ उठा के थोड़ी ला सकते हैं। केवल 1% अलवणीय जल ही क्या है, तो उपलब्ध है। 2.7% अलवणीय जल है, जिसमें केवल 1% ही जल जो है वो हमारे उपयोग के लिए है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यह क्या है, यह भौमजल, नदी और झील में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नदी, झील और पृष्ठीय जल तथा जल वायु में वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब देखो ये जो छुटकू सा बॉक्स है, इसमें क्या दिया है कि अगर नल से एक एक बूंद जो है पानी टपकता है, तो 1 साल में कितना हो सकता है, तो 120 लीटर जो पानी है वो व्यर्थ हो सकता है। लगभग मान लो एक टंकी रहता है ना 1000 लीटर का, उतना जल जो है वो 1 साल में बर्बाद हो सकता है अगर नल से पानी टपकता रहे। ठीक है, तो लवणीय जल पे हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए अलवणीय जल जो है वो क्या है, तो जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। ये पृथ्वी का सबसे क्या है, तो सबसे कीमती चीज है। ठीक है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा क्या है, स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविध प्रतीत होती है, क्योंकि यह जो है वाष्पीकरण, वर्षा और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो सागर में पानी रहता है, जो समंदर में पानी रहता है, उस पे जब सूरज का लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है, तो भाप बन के पानी उड़ता है और वापस से वहां पर जाके बादल बनता है, और बादल बनने के बाद
फिर पानी जो पड़ता है वो कहाँ जाता है, नदी में जाता है, जमीन में जाता है, तो वो सब पानी हमारे पीने योग्य उपयोग रहता है। ठीक है, उस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर गतिशील है, ये जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलते रहता है, कभी ये चीज जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। कितना जल का उपयोग करता है, तो 150 लीटर। क्या क्या चीज में, तो पानी जो है पीने के लिए सबसे पहले 3 लीटर इस्तेमाल करता है, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, और नहाने के लिए 20 लीटर, और शौचालय जाने के लिए, फ्लशिंग करने के लिए 40 लीटर, कपड़ा धोने के लिए भी 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, और बागवानी करने में 23 लीटर। 23 लीटर बागवानी करने में मतलब कि फूल पत्तों सबको पौधा को पानी देने के लिए 23 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, जो कि टोटल हो जाता है 150 लीटर। ठीक है, तो ये जो है एक मानव 150 लीटर प्रतिदिन पानी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये जो चक्र चल रहा था वो निरंतर जो है गतिशील है। उसके बाद क्या दिया गया है, इसे क्या कहा जाता है, ये जो चक्र चलता था उसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। ये किस चीज में करता है, तो वरन उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी करता है। अब देखो जल किस किस चीज में उपयोग होता है, तो जल जो है कृषि, उद्योग तथा बांध के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग होता है। इससे क्या होता है, बिजली भी बनाया जा सकता है। पानी से क्या किया जाता है, तो बिजली भी बनाया जाता है। जल स्रोत के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, क्या क्या चीज है, तो जल जो है, अलवणीय जल की आपूर्ति, एक सेकेंड, तो जल जो है, जल के सूखने और प्रदूषण होने के कौन कौन से कारण है, तो पहला हो गया आपका अपना हो गया कि अलवणीयकरण, जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं बढ़ती जनसंख्या। कौन कौन सी, तो बढ़ती जनसंख्या, और भोजन और नगदी फसल की मांग, और बढ़ती नगरीकरण, नगर जो बनते जा रहा है ना, नया नया नगर बसते जा रहा है, तो इस सब चीज से क्या हो रहा है, तो इस सब चीज से जो है वो पानी प्रदूषण हो रहा है और पानी का जो है सूखने का संभावना बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो जल उपलब्धता की समस्या। जल की उपलब्धता में क्या क्या समस्या आती है, तो विश्व में कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। कौन कौन सा देश, तो अफ्रीका हो गया आपका। ठीक है, अफ्रीका क्या है, ये देश नहीं है, ये क्या है, उपमहाद्वीप है। क्या है, कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है। और पश्चिम एशिया का भाग, दक्षिण एशिया का भाग, साथ साथ अमेरिका का भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, तो ये सब के पास जो है वो जल की कमी का ये लोग सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ जाता है, जहां पर क्या होता है, अक्सर सूखा पड़ जाता है। उनमें जल भाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस कारण जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविध के परिणाम स्वरूप हो सकता है। किस किस चीज से, तो मौसम के कारण और वर्षा होने के कारण जो है ये प्रभाव पड़ सकता है। अथवा अति उपयोग और जल स्रोत से प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज से, जैसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, पानी बर्बाद कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, जल का अभाव पड़ सकता है, जल की कमी हो सकती है। ठीक है, अब देखो हम लोग का क्या आता है, कहाँ पर थे, हाँ, तो जल संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचने की बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इस चीज के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि हम लोग जल को बचा सके। यद्यपि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है और इसका जो है, इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए
अनुपयुक्त बना सकती है। जैसे हम लोग ज़्यादा जल इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी जो है वो उसकी कमी हो सकती है। प्रदूषित अगर हम लोग जल कर देंगे तो उसकी कमी हो सकती है। ठीक है। अब पानी में देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में जो है वो घर का जितना भी कचरा रहता है, मल वगैरह सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं, उसमें बहा देते हैं। और रस कृषि के लिए जो भी रासायनिक चीज होता है उस सब चीज को जल में बहा देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, तो संदूषक हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो कृषि में जो रसायन होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें नाइट्रेट पाया जाता है, धातुएं होती है और पीड़कनाशी होती है, जिससे क्या हो सकता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। इनमें से अधिकांश रसायन जो है वो अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, जो भी चीज होता है वो मानव के शरीर में, हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इन प्रदूषकों को जल निकाय को छोड़ने से पहले क्या किया जा सकता है, तो बहिस्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जल प्रदूषण को इस चीज से नियंत्रित किया जा सकता है। अब आता है वन और अन्य वनस्पति आवरण। तो धरातल प्रभाव को मंद करते हैं। ये सब क्या करते हैं, तो धरातल प्रभाव को क्या कर देते हैं, तो मंद कर देते हैं, मतलब इस चीज को रोक देते हैं। और भूमिगत जल को पुनः पूर्वित करते हैं। क्या करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, पूरा दोबारा से पूरा करता है। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल को अगर हम लोग संग्रह करते हैं, जल को अगर हम लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, तो पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि ये हो सकती है। अब देखो, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का कराया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या किया जा सकता है, अगर देखो नाला वगैरह है या फिर नहर है, उसको पक्का करा दिया जाएगा तो उससे जो है पानी नीचे जमीन में अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, तो पानी जो है जमीन के अंदर नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे जो है रिसाव कम होगा। ठीक है, रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। ठीक है, ये क्या करता है, तो सिंचाई करना अधिक प्रभावित विधि है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। ड्रिप होता है, टपकन विधि, थोड़ा थोड़ा पानी टपक टपक के उसमें जाता है। सिंचाई की इन विधि को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इस चीज से जो है वो जल को बचाया जा सकता है। ठीक है, देखो जल को इकट्ठा करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अपने घर की छत पर जो बारिश होता है उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग जल को संग्रह कर सकते हैं। और जल को संग्रह कर सकते हैं, और ये जो होता है उत्पादन उपयोग में लाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो बल वर्षा जल संग्रह कहलाता है। औसतन 2 घंटे में जो वर्षा होती है, इसके दौरान 8,000 लीटर जल बचाने के लिए ये काफी है। ठीक है, 2 घंटा अगर लगातार बारिश पड़ गया, खूब जोर से बारिश पड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, 8,000 लीटर जल बचाया जा सकता है। अब आता है प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव। तो स्कूल के बच्चे जो है वो हस्तशिल्प का जो है प्रदर्शन में घूम रहे थे। ठीक है, जहाँ पर हाथ से बना हुआ जो भी चीज़ होता है उस चीज़ में घूम रहे थे। तो प्रदर्शन की जो वस्तु थी, जो वहाँ पर वस्तु जितने भी चीज़ थी, वो देश के अलग अलग भागों से लाई गई थी। तो मोना जो थी, मोना नाम की एक लड़की, उसने एक थैला हाथ में उठाया और बहुत खुश होकर उसने कहा कि ये जो है ये बहुत सुंदर हैंडबैग है। तो उसकी टीचर ने कहा कि हाँ, ये जो चीज़ है ये किससे बना हुआ है, तो ये जो है जूट से बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जो है टोकरी पड़े हुए थे। तो दीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब जो है, और साथ साथ वे बेत और बांस की बनी हुई है। ये सब जो चीज़ है, छतरें हैं, कुर्सियां हैं, ये बेत और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तरी आर्द्र प्रदेश में बांस जो है वो प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। उसके बाद दूसरी एक लड़की है जेससी, वो जो है रेशमी स्कार्फ, जो कपड़ा होता है, जो स्कार्फ फेस वगैरह में बांधा जाता है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि देखो ये जो स्कार्फ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
उसकी टीचर कहती है कि ये जो है वो रेशम से बना हुआ है, रेशम से बना हुआ है। रेशम कहाँ से आता है? तो रेशम जो है वो रेशम कीटों से प्राप्त होता है, जो कि शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम कीट जो होते हैं, देखो ये जो है रेशम कीट, ये किस चीज़ पे है? तो ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो जितने भी बच्चे थे वे सब कहाँ पर, जो शिल्प मेले में गए थे, वो सब समझ गए कि पौधे जो है वो हमें अलग अलग चीज़ जो है, अलग अलग चीज़ जो है वो प्रदान करती है, जिनका इस्तेमाल हम लोग जो है वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सांकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो होते हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक सांकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। अब देखो, जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी जो है वो जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ये क्या करती है? तो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर रहती है। इसका जीवन जो है वो एक दूसरे पर आधारित है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं परितंत्र। इसे क्या कहा जाता है? परितंत्र कहा जाता है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी जंगल में रहने वाले जीव हैं, वो सब क्या है? तो बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमारी इमारती लकड़ी देते हैं। पौधे जितने भी हैं वो हमें लकड़ियाँ देती है। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। फसल को उगाने के लिए ये क्या करती है? आवश्यक मृदा की सुरक्षा करती है। जो मिट्टी होती है उसकी सुरक्षा करती है। रक्षक मेखला के रूप में यह कार्य करते हैं। भूमिगत जल के रूप में भूमिगत जल को यह संग्रह करने में सहायता करते हैं। हमें फल देते हैं। तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज़ अनेक चीज़ जो है वो प्रदान करते हैं। जिस बुक को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो बुक है वो किससे आया? तो ये सब जो है पेड़ से आया है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, इनमें से कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु आते हैं, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं, और जितने भी जलीय जीव होते हैं ये सब जो है वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं। जो हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है, ये सब किससे आती है? तो ये सब जो है वो जीव जंतुओं से होती है। अब देखो, कीट जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें से मधुमक्खी क्या करती है? तो मधुमक्खी हमें शहद देती है। ये क्या करती है? तो फूलों के पराग में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े पर निर्भर रहती है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतु के खाने के कारण जो है ये क्या करता है? तो जितने भी मृत जीव जंतु रहते हैं उस पर ये पूरी तरह निर्भर करता है और पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी क्या है? तो सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये सब क्या करता है? परितंत्र में जो है वो संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे परितंत्र जो है वो अच्छे से चलता है। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो वनस्पति की वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के जो मुख्य प्रकार हैं वे 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला हो गया वन, दूसरा हो गया घास, तीसरा हो गया स्थल और गुम्ल, और चौथा हो गया टुंड्रा। चौथा क्या हो गया? टुंड्रा। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े पौधे उग जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है? वन जो है वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहीं पर जो है जंगल पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे ही वृक्ष का आकार और उनकी बढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पर नॉर्मल बारिश होगी वहाँ पर
कम पेड़ पौधे उगेंगे और ज़्यादा घास होंगे, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीलियाँ झाड़ी उग जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ जो है वो गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पौधे की पत्ती को कांटेदार और मोमी सतह वाली बनाई जाती है। कांटेदार बनाई जाती है, जितने भी पौधे होते हैं उसके पत्तों को कांटेदार बनाया जाता है जहाँ पर कम वर्षा होती है जिस जगह पर। और शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। इस चीज़ में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। और पिछले 2 शताब्दी में जितना जनसंख्या थी अब उससे कई ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस जनसंख्या का पोषण भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ज़्यादा फसल उगाना पड़ रहा है। और फसल को उगाने के लिए वन जो होते हैं, जो जितने भी जंगल होते हैं, उसके बड़े बड़े पेड़ पौधे को काट दिया जाता है। विश्व भर में वन का आवरण जो है वो तेज़ी से समाप्त हो रहा है और इसका संतुलन जो है वो बनाए रखना है, क्योंकि ये एक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए इसका संरक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कि आखिर में इस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है। तो वन जो है वो हमारी संपदा है। वन क्या है? हमारी संपदा है। पौधे जंतु को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी ये बचाए रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतु के प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जब भी मानव जंगल में जाता है तब कोई ना कोई जानवर का शिकार करता है या पेड़ पौधे काट कर वहाँ से लाता है। बहुत सी जातियाँ जो है वो असुरक्षित अथवा संकट में पड़ी हुई है और कुछ जो है वो लुप्त होने के कगार पर भी है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। क्या क्या है? तो पहला हो गया वनोन्मूलन, यानी पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं। मृदा अपरदन हो रहा है। उसके बाद निर्माण कार्य, जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ लग रही है। और फिर क्या हो रहा है? मिट्टी का कटान हो रहा है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है? ये सब चीज़ जो है लुप्त होते जा रहा है। आज की मुख्य चिंता में ये जो है अनाधिकार शिकार करने की जनसंख्या का जो है वो संख्या बढ़ना है। क्या हो रहा है? तो शिकार करने वाले से कुछ जो प्रजाति हैं वो खास प्रजाति की संख्या में जो है वो तेज़ी से कमी आई है। पशु के खाल हो गए, चमड़े हो गए, नाखून हो गए, दांत हो गए और पंख के साथ साथ सींग को भी अब जो है वो गैर कानूनी तरीके से एकत्रित किया जा रहा है और व्यापार के लिए जंतुओं का शिकार किया जा रहा है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, ब्लैक बक हो गया, मगरमच्छ हो गया, साथ साथ दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका जो है संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया ही जा सकता है। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगा तब तक इनका संरक्षण नहीं हो सकता, इनका बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ से जो है सींग लिया जाता है, नाखून लिया जाता है, दांत लिया जाता है और इसे गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन और जैव मंडल नीचे हमारी प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। ये सब चीज़ क्या किया जाता है? तो प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव को बचाने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है। सागरी घाटियाँ, झील और आर्द्र भूमि का संरक्षण, मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए ये सब चीज़ आवश्यक है। देखो, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए निमित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है? जहाँ पर जाके जंतुओं को रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सके। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगर इसको भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में जो है वो संतुलन बना रह सकता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजाति को उनकी प्रकृति जो
प्राकृतिक आवास है उस सब चीज़ को जो है वो पूरी तरह से उजाड़ दिया है। अनेक पक्षी और जीव जंतु के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो ये विलुप्त हो गए या फिर वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। और साथ साथ जो भी बच्चे हैं उसे स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उसे पक्षी को देखने के लिए, प्राकृतिक कैंप में जाने के लिए, उस सब चीज़ के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे जो है वो विविध जातियों के निवास के बारे में उसे पता चल सके। बहुत से देश में क्या है कि पक्षियों और पशुओं को मारने के लिए अगर कोई मारता है तो उसके खिलाफ़ जो है वो कानून बनाया गया है। ये सब व्यापार करने के विरुद्ध है बहुत सा देश। भारत में शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना जो है वो अवैध माना जाता है। अगर इन सब को कोई मारता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसे शॉर्ट में कहा गया है CITES, जिसका पूरा जो रूप है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई। जिससे क्या हुआ, जिससे प्राणियों और पक्षी की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में जो भी लिखा गया, जिस भी पक्षी और जिस भी पशु के बारे में लिखा गया उसका जो है शिकार करना उसे अवैध माना गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधे और प्राणियों का संरक्षण जो है वो प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। हमें भी पौधे और प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए, हमें भी उस चीज़ को बचाने का पूरा कोशिश करना चाहिए। अब देखो जैव मंडल नीचे, यह क्या है, तो यह वैश्विक नेटवर्क है। ये क्या है, पूरे विश्व में फैला हुआ एक नेटवर्क है जिसके द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो CITES बनाया गया, ये सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी वन्य प्राणी हैं और जितने भी पौधे हैं उसके नमूने जो हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशु की 5000 जातियां और पौधे की 28000 जातियां जो है वो रक्षित की गई। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कडीज और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है